नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम 11 की जो एसटीबी और टेक्नीशियन की जो न्यू वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड। बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन है कि जो फॉर्म जो फिल करते समय लैब प्रेफरेंस कैसे भरें और घर के पास पोस्टिंग कैसे मिले और पोस्टिंग किस बेसिस पर होती है। तो इस वीडियो में है मैं आपको बिल्कुल क्लियर और प्रैक्टिकल तरीक़ा से समझाएंगे कि आप कैसे लैब प्रेफरेंस को फिल करें और कैसे एक तरह से आपको घर के पास लैब में आपको पोस्टिंग मिले। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लैब प्रेफरेंस क्या होता है। तो लैब प्रेफरेंस के बारे में हम बताएंगे कि जो जब आप फॉर्म को फिल करते टाइम जो डीआरडीओ आपसे जो लैब या लोकेशन का प्रेफरेंस मांगता है, मतलब आपको वो बताते हैं कि आप किस लैब में काम करना चाहते हैं। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप फॉर्म फिल करते समय वो जब 2 स्टेप आगे जाएंगे तो आपको ये सारे आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको ये सारे लैब दिखेंगे। ये सारे लैब का एक तरह से लोकेशन दिखेगा और इसके अंदर क्या होता है, बालासोर के अंदर एक लैब है, हल्द्वानी के अंदर एक लैब है। तो ये जो सिटी दिया गया है इसमें एक और ऐड कर लीजिए दिल्ली को। तो दिल्ली 17 नंबर यहाँ पर दिल्ली को हम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये सारे सिटी में क्या है, लैब है जो अभी यहाँ पर रिक्रूटमेंट खाली है। तो जो आपको यहाँ पर सेक्टर 11 की जो न्यू रिक्रूटमेंट अभी लेगी तो ये सारे शहर में आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से लैब हैं और कैसे लैब प्रेफरेंस को हम फिल करें। उसके साथ ही साथ किस बेसिस पर आपको लैब है जो मिलती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा इस लैब में पोस्टिंग हो जाए और फिर घर के पास हो जाए, लेकिन वो किस बेसिस पे मिलती है, आखिर कैसे डिफाइन करती है डीआरडीओ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक तरह से आपको किस लैब में पोस्टिंग मिलेगी ये कैसे डिफाइन करती है सेप्टम। तो सबसे जो पहला जो चीज़ होता है यहाँ पर हम लिखेंगे, जो पहला जो होता है क्या होता है, मेरिट होता है। मेरिट होता है पहला जो पॉइंट होता है, मेरिट या इसको स्कोर कहेंगे। तो क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो CBT 1 जब एग्ज़ाम होता है तो CBT 1 एग्ज़ाम तो स्क्रीनिंग बेसिस पे होता है। ये कहने का मतलब कि छटनी टाइप का होता है, ओनली इससे क्या होता है, स्क्रीनिंग करता है। उसके बाद यहाँ से आपको कितना 10 गुना लेगा STAB में, उसके बाद 15 गुना लेगा टेक्नीशियन ये में। तो यहाँ पर तो ये हो गया CBT 1। लेकिन जब आपको CBT 2 एग्ज़ाम होगी तो एक तरह से मेरिट बेसिस पे होती है, वो एक तरह से मेरिट बेसिस होती है। तो जब CBT 2 आप एग्ज़ाम देंगे तो CBT 2 जो एग्ज़ाम होती है ना, मेरिट बनाती है। कहने का मतलब कि इसी बेसिस पर डिफाइन होता है आपका मेरिट। वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया कि हाँ आप 10 गुना में आ गए, 15 गुना में आ गए तो चलिए आ गए, बस उतना ही आपको मिनिमम जितना नंबर लाना था ला लिए, और ये इतना गुना में अगर आ गए तो आपको CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर गए। तो STB के लिए हो गया मेरिट 1 बाय 1 ही बुलाया जाएगा। और उसके बाद टेक्नीशियन के लिए हम बात करते हैं। तो टेक्नीशियन के लिए क्या है कि यहाँ पर ट्रेस टेस्ट होता है। तो जब ट्रेस टेस्ट होता है तो वहाँ पर क्या है कि 8 गुना बुलाया जाएगा। स्टार्टिंग में क्या है कि बुलाया जाएगा 15 गुना टेक्नीशियन को, 15 गुना बुलाया जाएगा टेक्नीशियन लोग को। लेकिन जब CBT 2 एग्ज़ाम होगी तो उसके लिए ट्रेस टेस्ट के लिए ITI के लिए 8 गुना बुलाया जाएगा, जबकि STB को 1 बाई 1 बुलाया जाएगा। क्योंकि STB में कुछ है नहीं। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होती है जो एक तरह से फॉर्मेलिटी होती है। आपको पर्सनल बिहेवियर, आपको कॉमन होती है कम्युनिकेशन स्किल, आपका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। हालांकि टेक्नीशियन लोगों को भी पूछा जाएगा। तो एक तरह से आपको एक तरह से फॉर्मेलिटी टाइप का होती है, आपको बिहेवियर देखा जाता है। आपकी जो फेस टू फेस वहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, आपको एनालिसिस करेंगे कि हाँ इस जो लड़का है सही है और कुछ जानकारी है जो टेक्निक। अब चूँकि एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं तो ये तो सब मान ही रहा है कि आपके पास अंदर टैलेंट है, लेकिन वो अपनी आंखों से अपनी फेस टू फेस करके देख लेते हैं, बस संतुष्ट हो जाते हैं। डेट्स ऑल, इतना ही होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि तो हमारा CBT 2 हो गया। तो CBT 2 में आपको जितना स्कोर आएगा, जितना ज़्यादा स्कोर आएगा उसी बेसिस पर डिफाइन होता है, क्या होता है, लैब डिफाइंड होता है कि आपने जो प्रेफरेंस दिया है, यहाँ पर जो आप प्रेफरेंस देंगे तो ये सब जो होगा क्या होगा, एक तरह से उस बेसिस पर होगा कि आपको जैसे मान लिया कि आप बालासोर पहले दे दिए, बालासोर के लिए कई सारे लोग दिए हैं कि हमें पहला पर चाहिए प्रति पोस्टिंग। तो उसमें क्या होगा कि अब वहाँ पर मेरिट होगा, देखा जाएगा कि हाँ इतने सारे लोग दिए हैं, इसमें से कितना मेरिट लोग हैं जो ज़्यादा लाया है, तो उनको कंसीडर किया जाएगा। तो एक हुआ कि मेरिट स्कोर के बेस पर आपको लैब डिफाइन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट की बात करेंगे। तो हमारा यहाँ सेकंड पॉइंट होने वाला है। तो सेकंड पॉइंट को हम देखते हैं कि किस बेसिस पर होती है। तो दूसरा पॉइंट अब लिखेंगे यहाँ वैकेंसी। तो वैकेंसी बेसिस पर आपको एक तरह से लैब डिफाइंड होता है, लैब
लैब वाइज कितना आपका सीट है जो खाली है, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लिया कि अभी जो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप अपना डिसिप्लिन को ब्रांच को या बीएससी में जो ब्रांच है तो ऑनर्स है उसको फिल करके अब जब आगे बढ़ेंगे तो इतना सारा चीज़ें जो आपको शो करेगी। तो इतना सारा चीज़ें जैसे बालासोर में शो करेगा, हल्द्वानी में शो करेगा, देहरादून, जोधपुर, जगदलपुर, चंडीगढ़, तो ये सारी चीज़ें में क्या है कि वैकेंसी खाली है। तो इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप सिविल से हैं तो उनको कम लैब शो करेगा। उसके बाद अगर अलग अलग ब्रांच के लिए, फिजिक्स के लिए अलग अलग जो सीटें है जो शो करती है, तो वो वही आपको शो होता है जहाँ पर वैकेंसी खाली होती है। तो ये हुआ कि आपको वैकेंसी खाली है, उस बेसिस पर आपको लैब, एक तरह से लैब में पोस्टिंग मिलेगी। तीसरा हम बात करने वाले हैं कि डिसिप्लिन के मतलब ये हुआ कि आपका जो कौन सा ब्रांच है या कौन सा आपका आईटीआई में ट्रेड है, इस बेसिस पर डिफाइन होती है। अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, उसी तरह आईटीआई में फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, तो ये सारे जितने भी ब्रांच होते हैं, कोपा हो गया, तो ये सारे जो ब्रांच है इनकी जो वैकेंसी है किन किन लैब में खाली है, तो उस बेसिस पर भी आपकी पोस्टिंग डिफाइन होती है। तो ये जो तीन हमारा क्या हो गया, बेस हो गया कि तीन बेसिस पर हमारा जो लैब मिलता है। पहला हो गया आपको मेरिट या स्कोर बेसिस पर, जो आपको CBT 2 पर डिफाइन होता है कि हाँ आपने कितना स्कोर किया है। उसके बाद CBT 2 हो गया, उसके बाद हमारा हाँ CBT 2 में स्कोर के बेसिस पर होगा। सेकंड पॉइंट वैकेंसी के बेसिस पर होगा कि आपको किस लैब में कितना सीट खाली है उसके बेसिस पर। थर्ड हो गया कि आपका कौन सा ब्रांच है, कौन सा ट्रेड है, उस बेसिस पर। अब फोर्थ हो गया हमारा कि आपका जो प्रेफरेंस देंगे। तो क्या होता है कि कुछ लोग ये जानकारी के अभाव में वो ऐसे ही रेंडमली अपना चूज कर लेते हैं, अपने मन से एक तरह से कर लिए, वो पूरा एनालिसिस करके नहीं करते हैं। तो उस समय क्या हो जाता है कि अगर आपको मान ले कि स्कोर भी सही आ गया हो, उसके बाद आपको एक तरह से सीट भी लैब में खाली हो, और साथ ही साथ आपको एक तरह से ब्रांच भी उस तरह का सूटेबल हो, फिर भी आपको पोस्टिंग वहाँ पर नहीं मिलती है। तो हमारा भी कुछ इसी तरह ही हुआ था। हमने एक तरह से लैब ही एक तरह से अच्छा से सेलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमने तीसरे या चौथा नंबर पर हमने डाल दिया था, एक तरह से बंगलौर को डाल दिया था, तो मुझे बंगलौर पोस्टिंग मिल गई थी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक तरह से आपकी जो नज़दीक वाली लैब है उसको एक तरह से प्रेफरेंस देनी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जितने जो लैब हैं 17 को, यहाँ पर 17वां नंबर क्या है, दिल्ली है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस सब के बारे में कि जो ये लैब है जो कहाँ है, कहाँ लोकेशन है, और एक तरह से बिहार से डिस्टेंस की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद हम जितने ये लैब के बारे में बात करेंगे कि इस सिटी के अंदर कौन से लैब है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसकी जो वर्किंग नेचर देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो हम चलिए बारी बारी से सारे लैब के बारे में, 17 लैब के बारे में हम बात करेंगे, और डिस्टेंस की बात करेंगे, उसकी एक तरह से वहाँ पर वर्किंग कल्चर के भी बारे में बात करेंगे कि कैसा रहेगा। तो वहाँ के लैंग्वेज हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद लास्ट में हम एक बेस्ट प्रेफरेंस बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर, यहाँ पर देखते हैं अपना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो लैब हमारा है बालासोर है। बालासोर उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में बालासोर में एक लैब है जिसका नाम क्या है, लैब का नाम ITR है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रैन। तो उसके बाद पहला लैब ये हो गया, ITR हो गया। यहाँ पर जितना भी टेस्ट होती है, मिसाइल की टेस्टिंग वगैरह होती है, बे ऑफ बंगाल इसके नज़दीक है ना, तो बे ऑफ बंगाल के तट पर किया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत हो तो वो समुद्र में चला जाए, कोई भी पब्लिक को नुकसान नहीं हो। दूसरा लैब है PXE, प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये 2 लैब हो गया। तो बालासोर में 2 लैब हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से डिसिप्लिन ब्रांच या ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। तो एक तरह से मैकेनिकल हो गया। तो मैकेनिकल है तो फिटर भी यहाँ आ जाएगा, वेल्डर भी आ जाएगा, टर्नर भी आ जाएगा। उस प्रकार इलेक्ट्रिकल को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले होते हैं, सिविल वाले एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट। जो मैकेनिकल वाले जहाँ हो गए वहाँ पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट आएंगे ही। साथ ही साथ यहाँ देख लेते हैं कि कंप्यूटर IT में इसकी जो क्या काम होने वाली है। तो मिसाइल टेस्टिंग यहाँ पर होती है, लॉन्च सिस्टम होता है, रडार सपोर्ट होता है, ये सारे वर्क यहाँ पर किया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट हम लैब के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ इसका डिस्टेंस कितना, बिहार से अगर बात करते हैं तो 600, पटना से 620 किलोमीटर है। जो अगर आप नॉर्थ के हैं तो नज़दीक में ये है, आप इसको फिल कर सकते हैं फर्स्ट नंबर पर। सेकंड हम बात करने वाले हल्द्वानी, उत्तराखंड में ये लैब पड़ता है, 878 किलोमीटर है पटना से डिस्टेंस इसका। और यहाँ पर जो हल्द्वानी में जो लैब है IRDE है, इसका जो फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट।
तो यहाँ पर एक यहाँ पर हल्द्वानी में एक ही लैब है, और इस लैब का जो नाम क्या है, IRDE है। और यहाँ पर कौन से डिसिप्लिन वाले एलिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद ऑप्टिक्स वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं। तो ऑप्टिकल एंड सर्वेलाइंस इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड यहाँ पे एक तरह से काम होती है। तो एक तरह से मैकेनिकल है तो फीटर वगैरह भी कुछ कुछ को लिया जाता है, फीटर, वेल्डिंग हो गया, टर्नर हो गया, ये सारे ट्रेड को लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तीसरा लैब। तो तीसरा लैब क्या है, ये है देहरादून। तो देहरादून ये भी जो लैब है उत्तराखंड के अंदर ही है, देहरादून के सिटी में। यहाँ जो लैब है, कौन कौन लैब है, एक तो IRDE हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया डाइवर हो गया। तो ये हमारा डाइवर हो गया। उसके बाद तो तो यहाँ पर IRDE और डाइवर है, जो देखेंगे कि एक तरह से कैसा यहाँ पर एक तरह से लैब है। तो एक तरह से क्या है, ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल एंड इंस्ट्रूमेंट लैब है। और उसके बाद जो डाइवर है एक तरह से बायो लाइफ साइंस से रिलेटेड लैब है। यहाँ पर बायो एनर्जी हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर लैब से रिलेटेड ये सारे लैब है, 2 लैब है देहरादून में है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर एक तरह से ब्रांच वाले या वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो एलिजिबल हैं फिजिक्स वाले हैं, क्योंकि एक तरह से बायो लैब है। यहाँ पर एक तरह से बायो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड लैब है। उसका केमिस्ट्री वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, मैकेनिकल वाले भी थोड़ा एलिजिबल है। बायो डिफेंस हो गया, कोल्ड रीजन टेक हो गया, मॉनिटरी रिसर्च किया जाता है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड रिसर्च यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देहरादून में, जो उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट लैब है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हमारा है जो जगदलपुर है, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसका डिस्टेंस 981 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लैब है, तो एक तरह से ये जो लैब है PXC कहाँ है, ये उड़ीसा बालासोर में लैब है। और ITR, ये दोनों क्या है, इसी का एक तरह से यूनिट है। तो जगदलपुर भी एक तरह से खास मतलब कि एक बड़ा लैब नहीं है, छोटा सा लैब है। तो ये क्या है कि सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करती है जो जगदलपुर जो लैब है। तो PXC जो उड़ीसा वाले दो जो लैब है ITR, ये दोनों को सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करती है। यहाँ पर ITR ट्रेड वालों को लिया जाता है और इलेक्ट्रिकल वालों को लिया जाता है। उसका मैकेनिकल से रिलेटेड काम, जैसे मिसाइल ट्रायल्स या फील्ड सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर काम होता है, क्योंकि जो ITR हो गया, ये सारा क्या है, मिसाइल टेस्टिंग रेंज है। तो यहाँ पर एक तरह से जगदलपुर है जो सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करती है। यहाँ पर ITR ट्रेड वाले को लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल वाले को लिया जाता है, और कुछ मैकेनिकल वाले को भी लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की बात करने वाले हैं, जो लगभग बिहार से 1242 किलोमीटर है। यहाँ पर जो लैब है TBRL है, जिसका जो हो गया क्या हो गया, टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है। जो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से ब्रांच वाले का पोस्टिंग होती है। तो पहला तो मैकेनिकल वालों को पोस्टिंग होती है, दूसरा सिविल वाले का पोस्टिंग होता है, उसके बाद मेटलर्जी वाले जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी यहाँ पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी यहाँ पर पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कंप्यूटर वाले भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर तो हर लैब में एक तरह से ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। तो यहाँ पर मेनली जो काम होती है एक्सप्लोसिव और बैलिस्टिक रिलेटेड होती है, यहाँ पर भी एक तरह से टेस्टिंग किया जाता है। तो इससे रिलेटेड वर्क है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जोधपुर, जो राजस्थान में है, 1420 किलोमीटर है बिहार से। यहाँ जो लैब है जो DRL है, या DLJ है। तो DLJ जो ये हो गया डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर, DLJ लैब है या DRL लैब है। तो यहाँ पर जो देखेंगे कि जो लैब है, इसका यहाँ पर कौन कौन से डिसिप्लिन वाले लोग यहाँ पर पोस्टिंग होती है लोगों की। तो यहाँ सबसे पहले एग्रीकल्चर वालों की होती है, बॉटनी वाले को होती है, केमिस्ट्री वाले को होती है। उसके बाद जो लैब असिस्टेंट हो गया, इससे यहाँ जो वर्क होती है डिजर्ट सर्विलांस और फूड एंड लाइफ साइंस से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर RCS से रिलेटेड भी वर्क होती है, रडार क्रॉस सेक्शन पर भी वर्क लोग करते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बॉटनी वाले को अपॉर्चुनिटी है। उसका केमिस्ट्री और बाकी लैब असिस्टेंट के लोग होंगे, उनको लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासिक। तो नासिक हो गया, तो नासिक में जो है सिटी है, जो महाराष्ट्र के अंदर है, 1550 किलोमीटर है। यहाँ पर जो लैब है HEMRL है, ये जो भी एक तरह से फील्ड यूनिट या सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करती है। इसका जो नासिक में जो लैब है, जो HEMRL है, जो नासिक में लैब एक तरह से नहीं है। तो ये जो HEMRL जो लैब है, एक तरह से पूना में एक लैब है HEMRL। तो इसका सपोर्ट यूनिट के रूप में कौन काम करती है, ये नासिक वाले जो लैब है वो काम करती है। तो एक तरह से यहाँ कोई बड़ी लैब नहीं है, छोटी सी है। तो यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करता है किसका, जो पूना में जो लैब है उसका। तो जो महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा लैब है पूना में है, तो पूना में लोगों को ज़्यादा पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल रिलेटेड ब्रांच वाले होंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल वाले को लिया जाता है, फीटर, वेल्डर, एक्सप्लोसिव और प्रोपल्सर सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर वर्क किया जाता है HEMRL के सपोर्ट के रूप में। तो हो गया नासिक वाला।
नेक्स्ट हम देखेंगे पूना। तो पूना के बारे में देखेंगे, तो पूना जो लगभग 1696 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पर जो लैब के बारे में देखेंगे तो ARD लैब हो गया। तो ARD लैब हो गया, यहाँ पर ये पूना में ही है। उसका CVRD के सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करती है। तो यहाँ जो लैब हो गया HEMRL हो गया जो अभी बताएं, तो ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है, एक तरह से पूना में ही पड़ता है। तो पूना में जो लैब है, जो बड़ा बड़ा लैब है, जो ARD हो गया, HEMRL हो गया, जो अच्छी बड़ी है, यहाँ पर काफ़ी मतलब लोगों की पोस्टिंग एक तरह से रिक्रूटमेंट लिया जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से को लिया जाता है। तो मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो यहाँ पर एक तरह से काम हो जाता है कॉम्पैक्ट व्हीकल्स और अर्नामेंट्स, मतलब एक तरह से ये डिफेंस के लिए एक तरह से व्हीकल बनाया जाता है। तो उससे रिलेटेड वगैरह यहाँ काम होता है। तो पूना एक तरह से लोकेशन भी अच्छा है, यहाँ पर लैब भी बड़ा है, तो यहाँ पर पोस्टिंग ले सकते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, एक तरह से वेस्ट मिडिल में एक तरह से पड़ता है। नेक्स्ट है नौवा लैब के बारे में बात करेंगे। अमरनाथ, महाराष्ट्र 1704 किलोमीटर है। तो एक तरह से ये जो लैब है यहाँ भी छोटा सा लैब है, इतना इसका कोई लैब है नहीं, मतलब सपोर्ट यूनिट के रूप में। बहुत सारे जो लैब होती है जो सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करती है, काफ़ी सारे लैब को सपोर्ट करती है, उससे रिलेटेड मैन पावर हायर करके अपना जो वहाँ पर सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि किसका सपोर्ट करती है। VRDE का सपोर्ट करती है, व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करती है। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच कौन कौन एलिजिबल है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल और फीटर मशीनिस्ट वगैरह यहाँ एलिजिबल हैं यहाँ पर अमरनाथ में। तो एक और बात बताना चाहेंगे कि जो अमरनाथ का जो रूट है ना जाने का, थोड़ा सा अल्टर है, तो इसको आप एक तरह से बाद में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रूट है जाने का उतना अच्छा है नहीं। उसके बाद ये मिलिट्री से रिलेटेड व्हीकल बनाते हैं, क्योंकि एक तरह से डिफेंस के लिए जितने भी व्हीकल है, जो आर्मी के लिए हो गया, तो फील्ड में जैसे कीचड़ में चलने वाला, तो वही एकदम काफ़ी खतरनाक व्हीकल बनाता है। वही हम बात करते हैं अहिल्यानगर, जो एक तरह से अहमदानगर में पहले आता था, महाराष्ट्र में ही अब है। तो ये भी जो VRD टेस्ट ट्रायल से यूनिट के रूप में काम करता है, सपोर्ट के रूप में काम करता है। तो ये जो जो महाराष्ट्र में जो मेन लैब है ना, पूना लैब है। बाकी जितने नासिक में हो गया, अहिल्यानगर में हो गया, तो ये सारे जो लैब है। उसके बाद कौन सा लैब है यहाँ पर देखेंगे, तो अमरनाथ में जो लैब है, ये सारे सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करती है। तो महाराष्ट्र में जो सबसे अच्छा एक तरह से लैब की लोकेशन है जो पूना में है, वहाँ पर जाना आना भी आसान है, और एक तरह से वहाँ पर लैब भी बड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन ब्रांच एलिजिबल है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ड्राइवर, एक तरह से मैकेनिक और व्हीकल ट्रायल्स के लिए यहाँ पर व्हीकल ट्रायल्स वगैरह काम होती है। बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और एक तरह से ड्राइवर मैकेनिक के यहाँ पर रिक्रूटमेंट ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम एक तरह से जो है आंध्र प्रदेश में है, 1100 किलोमीटर है। ये एक तरह से काफ़ी अच्छा, मतलब एक तरह से लोकेशन भी सही है, और समुद्र के किनारे ये लैब है, सी के किनारे ये लैब है। आपको एक तरह से जो नॉर्थ वाले हैं उनके लिए एक तरह से काफ़ी नज़दीक है विशाखापट्टनम। तो यहाँ जो लैब है जो NSTL है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी लैब है। यहाँ पर कौन कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी कंप्यूटर में है वाले एलिजिबल होंगे। बाकी यहाँ जो काम होती है नेवल्स वीपन्स हो गया, टॉर्पेडो हो गया, अंडर वाटर सिस्टम हो गया, इससे रिलेटेड काम होता है, इसलिए इसको समुद्र के किनारे ही बनाया गया है। तो एक तरह से अगर आप नॉर्थ से आते हैं तो आप विशाखापट्टनम, पूना हमारा देख लेते हैं कितना डिस्टेंस है। पूना इससे एक तरह से ज़्यादा ही डिस्टेंस होगा। तो आप पूना से देखिए 1600 किलोमीटर है। तो आप एक तरह से नॉर्थ में देने के बाद आप इसको विशाखापट्टनम को दे सकते हैं, क्योंकि एक तरह से काफ़ी नज़दीक है नॉर्थ से जाना, उधर उड़ीसा वाला रूट से होकर जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद में देखेंगे कि जो तेलंगाना में पड़ता है, 1465 किलोमीटर है। इसकी जो लैब कौन कौन सी है, तो DRDL हो गया, RCI हो गया, ASL हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा लैब है। यहाँ पर देख सकते हैं DRDL है, RCI है, ASL है और DMRL है, उसके बाद DLRL है। तो एक तरह से हैदराबाद में काफ़ी बड़ा बड़ा लैब है, और कई सारे लैब है। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा एक तरह से लैब है, उसके बाद लैब है बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा लैब है। तो हैदराबाद में देखते हैं कि लैब है, पहला जो लैब कौन सा है, DRDL है। तो जो DRDL जो लैब होता है, मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी होता है। तो डिफेंस हो गया, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट लेबोरेटरी हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या एक तरह से काम होता है, तो यहाँ पर जो होता है एक तरह से मिसाइल प्रोपल्सन, मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर काम होती है। नेक्स्ट हमारा क्या RCI है। RCI का हो गया रिसर्च सेंटर, एक तरह से इम्पार्ट होता है, इमारत होता है। तो यहाँ पर जो काम होती है RCI में, एक तरह से एवियोनिक्स से रिलेटेड हो गया, गाइडेंस हो गया, नेविगेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, इससे रिलेटेड यहाँ पर एक तरह से काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ASL है। ASL तो ASL क्या हो जाता है, तो यहाँ पर एडवांस हो गया, उसके बाद
लेबोरेटरी होता है। तो इसमें क्या काम होता है, तो ये असल में एक तरह से मिसाइल सिस्टम भी होता है, लॉन्च टेक्नोलॉजी पर रिलेटेड यहाँ पर काम किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं DMRL। तो DMRL क्या हो गया, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ये हो गया डिफेंस मेटलर्जिकल मेटालर्जिकल हो गया रिसर्च लेबोरेटरी हो जाता है। तो यहाँ पर वही हमारा मेटल हो गया, एलवाई हो गया, मटेरियल्स हो गया, डिफेंस हो गया। तो मेटलर्जिकल वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर किस तरह का जो डिफेंस के लिए जो वो गाड़ी हो गया, जो भी चीज़ें एयरक्राफ्ट वगैरह होता है, तो कौन सा मटेरियल कैसे क्या प्रॉपर्टी, इस रिलेटेड वर्क होता है। मेटल्स हो गया, एलवाई हो गया, उस पर रिसर्च किया जाता है। DLRL की बात करेंगे तो ये होता है जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी होता है। डिफेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, DLRL है ना। तो एक तरह से यहाँ पर तो जो DLRL हो गया, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद रिसर्च लेबोरेटरी। यहाँ क्या है, ई को नहीं लेकर यहाँ पर एल को लिया जा रहा है। DL फॉर यहाँ पर एल, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एल ले लिया है, R फॉर रिसर्च और लेबोरेटरी हो गया। तो यहाँ अपन देखते हैं कि क्या काम होता है। तो यहाँ मेनली रूप से एक तरह से वही रडार से रिलेटेड हो जाता है, वर्क हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो अब यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल होते हैं, क्योंकि हैदराबाद में एक तरह से काफ़ी सारा लैब होता है। एक तरह से यहाँ पर लोकेशन भी ठीक है थोड़ा, लेकिन विशाखापट्टनम काफ़ी बेहतर है। तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। तो पहला तो मैकेनिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेटलर्जी हो गया, क्योंकि मेटलर्जी से रिलेटेड यहाँ पर वर्क होती है, मेटल एलवाई और ये सारी चीज़ें पर होती है। कंप्यूटर वाले एलिजिबल होते हैं, तो ये वर्क हो गया, मिसाइल, एवियोनिक्स, रडार और मटेरियल्स पर रिलेटेड यहाँ पर वर्क किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में क्या होता है, यहाँ भी काफ़ी सारा लैब है। तो यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा लैब है। तो यहाँ जो पहला लैब के बारे में बात करेंगे, एडी क्या होता है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो इसमें जो मेनली रूप से जो काम होती है, एक तरह से अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट काम किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारा GTRE है। तो क्या होता है, गैस टरबाइन, ये होता है रिसर्च इंजन। तो यहाँ पर मेनली जो काम किया जाता है, एक तरह से इंजन बनाने पर काम किया जाता है, जो हमारा डिफेंस के लिए। तो नेक्स्ट हमारा क्या कैप्स है। कैप्स हो गया मतलब यहाँ पर सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या काम होता है। तो यहाँ पर मेनली रूप से सर्विलेंस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड काम किया जाता है, एयरबोर्न सिस्टम से रिलेटेड, रडार सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर काम होता है। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं LRD। तो LRD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो L फॉर क्या हो गया हमारा, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, R फॉर रडार हो गया, और D फॉर क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और इस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो यहाँ भी L को लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, LRD का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, डेवलपमेंट, इस्टेब्लिशमेंट। तो कहने का मतलब है कि जो LRD जो काम करती है, एक तरह से रडार सिस्टम पर काम करती है। तो एक तरह से LRD है, एक तरह से इसका लोकेशन काफ़ी बेस्ट है, बेंगलुरु में काफ़ी नज़दीक है क्वार्टर से। नेक्स्ट हमारा है कैशडिक है। तो कैशडिक क्या हो गया, सेंटर फॉर सर्विलेंस हो गया, एंड इंटेलिजेंस कमांड, इस पर रिलेटेड ये वर्क है। तो यहाँ पर जो मेन काम होता है सर्विलेंस से रिलेटेड होता है, इंटेलिजेंस सिस्टम और इंटीग्रेशन से रिलेटेड वर्क होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, केयर है। तो हम केयर के बारे में बात करेंगे। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स होता है। क्या हो गया, सेंटर फॉर इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल हो गया, और इंटेलिजेंस रोबोटिक्स होता है। तो ये जो हमारा एक तरह से काम करता है, AI पर काम करता है। अभी जो ज़माना क्या है, AI का आ गया है। तो AI पर आधारित काम करता है, रोबोट पर काम करता है, उसको ऑटोनोमस और डिफेंस सिस्टम। मतलब कि अभी क्या है, लोग वहाँ पर रहने से हमारा यदि बॉर्डर पर हो गया, तो बॉर्डर पर वहाँ पर रोबोट लगा देगा, तो एक तरह से लोगों की मैन पावर एक तरह से सेफ भी रहेगा, और एक तरह से जो मशीन कभी ठगती नहीं है, तो इससे एक तरह से इम्प्रूवमेंट होगी। तो उस पर रोबोट पर काम करता है, AI पर काम करता है हमारा केयर। तो अब हम देखते हैं कि जो बेंगलुरु में इतने सारे लैब है, यहाँ पर कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे, क्योंकि हम तो खुद बेंगलुरु में पोस्टेड हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे, जितने भी लगभग मोस्टली ब्रांच वाले लोग यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर एरोनॉटिक्स से अगर कोई किया है, डिप्लोमा किया है, तो या BSc किया, वो एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से जो किए हैं, उसका इलेक्ट्रिकल से जो किए हैं, उसका सिविल से जो किए हैं, कंप्यूटर से जो किए हैं, मैकेनिकल से जो किए हैं, ये सारे क्या है, ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। वही हम बात करते हैं कि फीटर में, ITI में
ITI वाले सब लगभग सभी ब्रांच वाले, फीटर को लिया जाता है, टर्नर को लिया जाता है, मशीनिस्ट को लिया जाता है, वेल्डर को लिया जाता है, फोटोग्राफर को लिया जाता है, कोपा को लिया जाता है। तो ऑलमोस्टली हम बताएंगे कि सारे ब्रांच वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, यहाँ भी सारे ब्रांच एक तरह से यहाँ पर पोस्टिंग दिया जाता है सभी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैसूरू में। तो कर्नाटक के मैसूरू में भी लैब है। तो एक तरह से बंगलुरु से थोड़ा 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस है इसका, थोड़ा अंदर में है। तो ये जो लैब है यहाँ पर DFRL है, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी है। तो एक तरह से यहाँ जो एक तरह से बायो लैब यहाँ पर है, तो फूड टेक्नोलॉजी और से रिलेटेड काम करती है, जैसे केमिस्ट्री वाले को लिया जाता है, बायोलॉजी वाले को लिया जाता है, लैब सिस्टम जैसे यहाँ पर जो ये काम हो गया रहती है रेशन एंड न्यूट्रिशन फॉर द सोल्जर्स। सिपाही के लिए क्या होता है कि उन लोग को एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस या जो भी है, मतलब कि जंगल में रहना पड़ता है, तो वहाँ पर खाना का इंतजाम नहीं होता है, तो वहाँ पर उन लोग को ऐसा जूस का इंतजाम किया जाता है कि जो ख़राब नहीं हो, ऐसा खाना बनाया जाता है जो कम स्पेस ले और उनको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता रहे, या जो कोई स्पेस में जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो उनकी फूड होती है उस पर यहाँ रिसर्च किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेन्नई। तो चेन्नई क्या होता है में जो पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है, ये लगभग 2100 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ पर जो लैब है CBRD है चेन्नई में। और यहाँ पर जो CBRD जो लैब है, तो यहाँ पर कौन कौन से एलिजिबल है उसको हम देखेंगे। तो जो CBRD जो मेनली रूप से जो वर्क करता है, यहाँ देख सकते हैं कि एक तरह से टैंक पर वर्क करता है, कॉम्बैक्ट व्हीकल पर काम करता है। जितने भी यहाँ पर जो आर्मी के लिए एक तरह से जो टैंक्स वगैरह बनते हैं, जो कॉम्बैक्ट व्हीकल्स बनते हैं, जो लड़ाकू जो गाड़ी होती है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर काम किया जाता है। तो जो ये CBRD हो गया, तो क्या होता है एक तरह से कॉम्बैक्ट, इसका नाम भी है कॉम्बैक्ट व्हीकल्स, V फॉर व्हीकल्स हो गया, R फॉर रिसर्च हो गया, उसका D फॉर क्या हो गया डेवलपमेंट हो गया, E फॉर क्या हो गया इस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो इसमें जो एक तरह से ब्रांच है जो लिया जाता है, मैकेनिकल को लिया जाता है क्योंकि व्हीकल से रिलेटेड काम है, ऑटोमोबाइल को लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉम्पैक्ट व्हीकल बनाना है, टैंक बनाना है, तो इस समय मैकेनिकल वालों को ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम होती है तो उनको लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होती है तो उनको लिया जाता है। बाकी जो पार्ट्स बनाने के लिए फीटर हो गया, टर्नर हो गया, इनके ट्रेड से ITI ट्रेड से रिलेटेड उनको रिक्रूट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कोची। तो कोची का जो लोकेशन है काफ़ी एक तरह से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है नॉर्थ साइड से। जो साउथ वाले हैं उनके लिए तो सही है, जो केरला से है उनके लिए तो और बेस्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कोची में जो लैब है कौन सा NMRL है, नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेवल से आपको पता ही चलता है कि एक तरह से क्या है, नेवल्स मटेरियल्स जो क्रूजन जैसे समुद्र में एक तरह से जो पार्ट्स जाती है, जो जहाज हो गया, बहुत सारा सबमरीन होते हैं, तो उसको कौन सा मटेरियल का बना होना चाहिए इस पर रिसर्च होता है कि वो क्रोजन नहीं लगे। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल होते हैं। तो मेटलर्जी वाले होते हैं, मैकेनिकल वाले ब्रांच वाले एलिजिबल होते हैं, और उसके बाद केमिस्ट्री वाले होते हैं, उसकी जो क्रोजन प्रॉपर्टी होगी वो पढ़ने के लिए, तो वही इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो काम हो गया नेवल मटेरियल और क्रोजन से रिलेटेड वर्क होता है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं दिल्ली में। जो दिल्ली क्या है, एक तरह से हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर है तो वहाँ पर एक तरह से जो एक तरह से देखेंगे कि कौन कौन से लैब हैं और किन किन लोगों को वहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। तो दिल्ली में जो एक तरह से काफ़ी छोटे छोटे कई सारे लैब हैं। तो यहाँ पर मेनली रूप से जो होते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड वाले थोड़ा कम होते हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से लैब है और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे जो पहला हमारा जो लैब है क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि DESIDOC है, डेसी डॉक है, जो डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो इसमें जो एक तरह से यदि मेटकोस हाउस है दिल्ली में, एक तरह से इसका एक तरह से लोकेशन है। इसमें कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, तो लाइब्रेरी साइंस हो गया, कंप्यूटर वाले IT वाले एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं, और इंग्लिश और उसके बाद MTS एडमिन सपोर्ट वाले, ये सभी लोगों को यहाँ पर पोस्टिंग दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि एक तरह से, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है क्या है, DRDO हेडक्वार्टर भवन में। तो ये क्या है, DRDO भवन न्यू दिल्ली क्या यहाँ पर लोकेशन है इसका। तो इस हेडक्वार्टर में किनको पोस्टिंग दिया जाता है, तो यहाँ पर जो पोस्टिंग दिया जाता है सिविल ब्रांच वाले को दिया जाता है, मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क होता है यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल वाले को दिया जाता है, कंप्यूटर IT वाले को दिया जाता है, अकाउंट्स एडमिन से रिलेटेड वाले को, हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड अगर है उनको, स्टेनोग्राफर को, कलर को, MTs को यहाँ पर एक तरह से पोस्टिंग दी जाती है। नेक्स्ट हमारा जो लैब है SAG है। तो SAG के बारे में हम देखेंगे, साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप होता है जो दिल्ली में ही है। तो इसमें जो कंप्यूटर साइंस वाले आते हैं, IT वाले लोग को पोस्टिंग दी जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे यहाँ पर पोस्टेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते वाले हैं SSPL। तो SSPL मतलब का हो गया सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी। तो ये एक तरह से जो दिल्ली में ही है लेकिन लखनऊ रोड में एक तरह से पड़ता है।
तो नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ देखिए फिजिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, कंप्यूटर साइंस हो गए, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। तो फिजिक्स वाले लगभग दिल्ली में हर जगह एलिजिबल हैं, फिजिक्स मैथ। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि लैसटेक, तो दिल्ली में ही लैब है लैसटेक है, जो लेजर साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर होता है। जो जो कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, तो फिजिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, ऑप्टिक्स हो गए, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गए, कंप्यूटर हो गए। तो ये सारे ब्रांच वाले एलिजिबल कौन से हैं, दिल्ली के लैसटेक में। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे लैब INMS। तो ये जो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एलाइड साइंस होता है। जो देखेंगे कौन कौन से लैब इसमें यदि ब्रांच एलिजिबल है, तो बायोटेक्नोलॉजी लैब वाले ब्रांच वाले, उसके बाद लाइफ साइंस से रिलेटेड जिनका है, जैसे बॉटनी, हालांकि बॉटनी का इस बार तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ देखें केमिस्ट्री आया है, फिजिक्स को लेंगे, लैब असिस्टेंट को लेंगे, कंप्यूटर IT वाले को लेंगे। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर हो सकता है कि वैकेंसी अवेलेबल नहीं हो जैसे बॉटनी की, इसलिए वो वैकेंसी नहीं निकालते हैं। तो दिल्ली एक तरह से इस बार वैकेंसी नहीं बॉटनी की आई है, बाकी केमिस्ट्री की आई है, फिजिक्स की आई है, कंप्यूटर की अच्छी खासी वैकेंसी आई है। नेक्स्ट हम लैब यहाँ पर दिल्ली में बात करने वाले हैं DMSRDE, दिल्ली सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करती है, दिल्ली जो NCR में है उसके लिए। तो इसमें जो ब्रांच कौन कौन से लिया जाता है, टेक्सटाइल को लिया जाता है, उसका केमिस्ट्री वाले को लिया जाता है, क्वालिटी क्या काम होता है, क्वालिटी टेस्टिंग सपोर्ट से रिलेटेड काम होता है, एडमिन स्टोर वाले यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिपास। तो डिपास है जो क्या हो गया, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी अलाइड साइंस होता है। ये भी क्या दिल्ली में ही है। तो इसमें साइकोलॉजी, इस बार वैकेंसी भी साइकोलॉजी की आई है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी वाले को पोस्टिंग दिया जाएगा दिल्ली में। बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो ब्रांच है, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर और डाटा से रिलेटेड, ये सबको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाती है। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर कि बहुत जो लगभग 17 लैब के सिटी के बारे में देखा, लैब की सिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने उसके लैब लोकेशन, साथ ही साथ उसका डिस्टेंस नॉट से, उसके बाद ये किससे रिलेटेड वर्क करती है, कौन कौन से डिसिप्लिन वाले और ITI ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। तो इसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करने वाले हैं लास्टली कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हम कैसे कैसे किस तरह प्रेफरेंस दें। तो अगर आप मान लिया कि यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारे लैब है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो जो बालासोर का जो लोकेशन है जो काफ़ी अच्छा है, आप अगर नॉर्थ से हैं तो इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर जो लोग साउथ में हैं तो लोग यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर वाले जो जो लैब हैं ये सभी क्या है, साउथ इंडिया का लैब है। तो जो साउथ इंडिया का लैब है, जो साउथ वाले हैं, तो ये अपना इसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन जो नॉर्थ से हैं उनको तो सबसे पहले हमें हमारे अकॉर्डिंग बालासोर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 लैब है, PXC है, ITR है। तो यहाँ पर एक तरह से अच्छा लोकेशन भी है और समुद्र के किनारे है एक लैब है। तो ये काफ़ी अच्छा लैब है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि उत्तराखंड में है, तो हल्द्वानी हो गया और देहरादून। तो ये भी दोनों लैब है जो काफ़ी अच्छा लोकेशन पर है, काफ़ी प्राकृतिक वादियाँ यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जगदलपुर। तो ये जो छत्तीसगढ़ में लैब है, तो इसको दे सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करती है। यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मैन पावर हायर नहीं करती। सपोर्ट यूनिट किसके लिए काम करती है, उड़ीसा के लिए ही काम करती है, बालासोर के लिए काम करती है। तो ये बालासोर दे दिए हैं, तो इसको अब दे सकते हैं। अगर नज़दीक आप चाह रहे हैं तो जगदलपुर दे सकते हैं चौथा पर। उसके बाद चंडीगढ़ हो गया, तो चंडीगढ़ भी अच्छा लोकेशन है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं चंडीगढ़। उसका जोधपुर हो गया, तो जोधपुर भी अच्छा लोकेशन पर है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर हम देखें, हमने जब इंडक्शन ट्रेनिंग किया था ज्वाइनिंग के बाद, तो हमें 14 दिन के ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लैब है और वहाँ के खान पान भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद वहाँ पर इंडो पाक बॉर्डर है, जैसलमेर है, जो काफ़ी अच्छी घूमने वाली जगह है और प्राकृतिक एक तरह से सुंदरता से भरा है। साथ ही साथ एक तरह से यहाँ पर काफ़ी हिस्टोरिकल पुराना है। तो ये छठा नंबर क्या हो गया, जोधपुर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासिक। तो नासिक के क्या है, छोटा सा लैब है, यहाँ सपोर्ट यूनिट के रूप में काम करती है पुणे के लिए, जो HEMRL है। तो हमारा जो महाराष्ट्र में जो मेन लैब पूना है, पूना के लोकेशन भी काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पर काफ़ी एक तरह से अच्छे मतलब यहाँ पर रिसर्च होती है, कि बड़ा सा लैब है। तो पूना इज़ द बेस्ट लैब। तो इसके बाद अगर देना चाहते हैं तो पूना दीजिए। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है नासिक से, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा लैब है। उसके बाद नासिक दे सकते हैं। अमरनाथ और अहिल्या नगर का लोकेशन काफ़ी बैड है, वहाँ पर जाने के लिए थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है। तो यहाँ भी इसको दोनों को अभी साइड में रख के आप देंगे। सबसे पहले विशाखापट्टनम देंगे। विशाखापट्टनम का लोकेशन काफ़ी मस्त है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह समुद्र किनारे है, उसके बाद जाना भी आसान है, ट्रेन की काफ़ी व्यवस्था है, ट्रेन काफ़ी यहाँ पर जाती है विशाखापट्टनम में। उसके बाद आप हैदराबाद का भी लोकेशन काफ़ी बेस्ट है। तो पूना के बाद आप हमारे अकॉर्डिंग दे सकते हैं विशाखापट्टनम हैदराबाद को, क्योंकि ये दोनों यहाँ बड़े बड़े लैब है। हैदराबाद में तो सबसे ज़्यादा लैब है, तो आप हैदराबाद को दे सकते हैं। विशाखापट्टनम के बाद हैदराबाद दे सकते हैं। बाकी फिर अपना यहाँ पर दे सकते हैं कि चलो नज़दीक चाहिए, तो उसके बाद आप लगा सकते हैं नासिक लगा सकते हैं, अमरनाथ लगा सकते हैं, अहिल्यानगर लगा सकते
सकते हैं, इसके बाद दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है ना सपोर्टिंग लैब है। सपोर्टिंग लैब में उतनी अच्छी फैसिलिटी है, उतनी व्यवस्था एक तरह से, उतना एक तरह से आपको प्रमोशन वगैरह नहीं होती है। तो जो बड़े बड़े लैब होते हैं वहाँ पर एक तरह से काफ़ी चीज़ें फास्ट काम होती है, तो मैन पावर भी वहाँ ज़्यादा हायर किया जाता है, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, आपको सीखने को मिलती है। तो हो गया विशाखापट्टनम, हो गया हैदराबाद, हो गया उसके बाद बेंगलुरु दे सकते हैं। बेंगलुरु में हो गया, काफ़ी बेस्ट लोकेशन है जो भी हो रहा है। यहाँ तो एक तरह से गर्मी पड़ती ही नहीं है, हमेशा समय टेम्परेचर 17 से 20 डिग्री सी रहती है, तो हमेशा एक जैसा मौसम रहता है और लोकेशन काफ़ी बेस्ट है। बेंगलुरु यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है। तो बेंगलुरु हो गया, उसके बाद मैसूर हो गया, तो लगभग बेंगलुरु से 150 किलोमीटर दूर पर मैसूरू पड़ता है। तो एक तरह से ये बायो लैब है, तो बायो रिलेटेड यहाँ पर पोस्टिंग दी जाती है। चेन्नई हो गया, तो तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये भी एक तरह से सही लैब है। तो लास्ट में आप चेन्नई आप कोची को दे सकते हैं। तो हमारा जो प्रेफरेंस हो गया यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो प्रेफरेंस देने वाले हैं कैसे, तो यहाँ पर हम मार्किंग कर देते हैं। आप जो फार्म फिल कर रहे हैं वहाँ पर आप इस तरह कुछ करें। तो पहला नंबर पे ये हमारा हो गया, 1 नंबर हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर पर हो गया, देहरादून तीसरा पर हो गया। उसके बाद जगदलपुर चलिए, नज़दीक चाह रहे थे चौथा पर इसको दे सकते हैं, और चंडीगढ़ 5वां पर हो गया, ये हमारा जोधपुर 6ठा पर हो गया, ये तो हो गया। उसके बाद नासिक हो गया, तो ये 7वां पर हम देना चाहेंगे पूना को। फिर देखेंगे पूना हो गया, पूना के बाद हमारा नासिक दे सकते हैं, छोटा सा लैब है, ये नज़दीक ही है, तो 8 नंबर इसको दे सकते हैं। उसके बाद इसको 8 नंबर हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे विशाखापट्टनम, तो ये सबसे नज़दीक हम बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि इसको न देकर अगर मालिक चाह रहे हैं कि आपका जो घर है एक तरह से स्टेट है बिहार और तरफ है या उड़ीसा तरफ है, तो आप ऐसे दे सकते हैं जोधपुर के डायरेक्ट इसको एक तरह से विशाखापट्टनम को ले सकते हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम उधर से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। इस वन से एक तरह से जोधपुर और जोधपुर और चंडीगढ़ से पहले विशाखापट्टनम को दे सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर यूपी से आ रहे हैं या और भी अदर राजस्थान तरफ से हैं, तो ये वाला को पहले करें अपना, बाकी विशाखापट्टनम को करें। विशाखापट्टनम इज़ द बेस्ट लोकेशन फ्रॉम बिहार, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल या झारखंड तरफ से काफ़ी अच्छा लोकेशन पड़ेगा। तो ये 6ठा हमारा हो गया। 7वां में हम देख लिए, इसको कर लिए। उसके बाद 8 नंबर में हम ये विशाखापट्टनम को करेंगे, और 9 नंबर में इसको कर लीजिए नासिक को। उसके बाद हमारा 10 हो गया अमरनाथ हो गया, 11 ये हो गया। फिर 12 में हमारा क्या हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया 13 में, 14 में ये हमारा हो गया। बाकी सब सेम सीरियल वाइज हो जाएगा 16-17 में। लेकिन अगर किसी को दिल्ली है, तो दिल्ली अगर यहाँ पर अगर दिल्ली भी शो कर रहा है, तो दिल्ली को आप कहाँ घुसाएं, तो यहाँ पर दिल्ली को आप दे सकते हैं जगदलपुर के जस्ट बाद, चंडीगढ़ के पहले। यहाँ पर 5वां नंबर पर आप दिल्ली को दीजिए, क्योंकि दिल्ली एक तरह से अच्छा है। पहले थोड़ा पोल्यूशन है, तो अगर इसको आप थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं तो आप ये दिल्ली को दे सकते हैं। उस समय हमारा दिल्ली था, तो दिल्ली को हम लोग 13 नंबर पर दिए थे। मुझे लगा था कि काफ़ी पोल्यूशन होगा, थोड़ा कंजस्टेड होता है, इसलिए हमने दिल्ली को सेलेक्ट नहीं किया था। मेरा चौथा चॉइस ही बेंगलुरु था, क्योंकि हम 1-2 बार एग्ज़ाम देने आए थे, तो मुझे लोकेशन काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैं दिल्ली से थोड़ा मोटिवेटेड था, तो मैंने बेंगलुरु से मोटिवेटेड था, तो बेंगलुरु हमने दिया था। लेकिन दिल्ली हम गए थे, दिल्ली में काफ़ी एक तरह से कंजस्टेड था, एक तरह से काफ़ी पोल्यूटेड था, इसलिए हम नहीं दिए थे। लेकिन अगर आप दिल्ली के आसपास हैं, अगर लेना ही चाहते हैं नज़दीक में, तो आप दिल्ली को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने DRDO सेप्टेम 11 की जो वैकेंसी आई है STV टेक्नीशियन के लिए, उसके जो लैब प्रेफरेंस और पोस्टिंग कैसे मिलती है, कैसे घर के पास पोस्टिंग होगी, कैसे लैब को सिलेक्ट करें, उसकी क्या वर्क होती है, क्या वहाँ का जो लोकेशन है, कैसा इन्वायरमेंट है, ये सारे हम पूरा डिटेल से बात किए। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो तब तक के लिए जय हिंद।